मंत्र brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बट भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आगे चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जाएं। Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on our direct numbers 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. Our numbers once again are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I am Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज का दिन मार्केट मंत्र के लिए बहुत खास है क्योंकि आज मार्केट मंत्र की वर्षगांठ है। आज से 18 साल पहले इसी दिन मार्केट मंत्र की शुरुआत हुई थी और 18 वर्ष पूरे होने पर सभी श्रोताओं को मार्केट मंत्र की पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं। आप अपना प्यार, अपना लगाव इसी तरह बनाए रखें। मार्केट मंत्र की यात्रा आपके साथ चलती रहेगी। श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि FM पर, रेडियो पर आज भी आर्थिक मामलों का ये अकेला कार्यक्रम है मार्केट मंत्र, जिसमें आप अर्थव्यवस्था और बाजार से संबंधित जानकारियां पाते हैं। और ये आकाशवाणी पर भी सूचनाओं से संबंधित सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक है। चलिए, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड्स पर आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए हमारे नंबर है 2331-4444, 2371-7106 और 2371-7117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले STD कोड 011 डायल करें। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Finance Minister Nirmala Sitharaman to hold pre-budget consultation with various stakeholders, and China suspends additional tariffs on US products due to kick in today. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ बजट पूर्व चर्चा करेंगी और चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर आज से लागू होने वाला अतिरिक्त शुल्क स्थगित किया। We would also like to inform you that we have started a brand new show on financial literacy and financial inclusion on our official YouTube channel and digital platforms. It is designed as an interactive show and you can ask questions about savings, investments, loans and taxation. But each show will have a particular topic. Tomorrow's topic is savings under National Pension System, NPS. You can send in your queries on our email ID moneymatters.air@gmail.com. आइए अब पहली खबर पर नजर डालते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल से नई दिल्ली में विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ बजट से पहले का विचार विमर्श शुरू करेंगी। वो अर्थव्यवस्था के विकास को तेज करने के उपायों पर औद्योगिक संस्थाओं, किसान संगठनों और अर्थशास्त्रियों से राय लेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले साल 1 फरवरी को संसद में अपना दूसरा बजट प्रस्तुत कर सकती हैं। बजट से पहले के विचार विमर्श के लिए वित्त मंत्री नई अर्थव्यवस्था यानी स्टार्टअप, फिनटेक और डिजिटल क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। बाद में वो वित्त और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगी। And before we take callers on mutual fund, let's put a question to our expert. There has been news about increased redemptions for the month of November when it comes to mutual fund products. Why is that the case? Increased redemption, the month of September and October was extraordinary. Mutual fund generated returns which was strongly positive after a long time, and it was actually the return were very much in line with what happened after the corporate tax rate cut. Market went up and it sustained in October, and whenever after a sustained period for about 40 months investors have been putting money without few months of gain, few months of decline, and not too much of a meaningful return. So
investors were looking for some upside, and they had to, and we have not witnessed any meaningful redemption over the last 2-3 years despite market not going anywhere. So investors thought that it's a good opportunity, and it has always happened in the past that whenever the markets go up sharply in a brief period of time, investors also pull out. ये दिल्ली से संजय हमारे साथ हैं। संजय, स्वागत है, आपका सवाल पूछें। हाँ सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो अभी पीएसयू कंपनियों के मतलब बॉन्ड का यानी कि ETF आया हुआ है, तो क्या इसमें निवेश करना कैसा रहेगा? और दूसरा ये कि अगर एक बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस अगर खड़ा करना हो तो अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियों के यानी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड है, तो एक यानी लॉन्ग टर्म में क्या उनको भी यूज किया जा सकता है क्या? ये जो भारत इंडिया बॉन्ड फंड आया है, ये काफी अच्छा विकल्प है। इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो कि इसमें केवल हाई क्वालिटी पब्लिक सेक्टर कंपनीज के ही बोरिंग्स होंगी। दूसरा, इसका खर्चा सबसे कम होगा। इसका खर्चा जो है वो 0.0005% है। इसमें नुकसान की संभावना बहुत कम है क्योंकि ये सारी सरकारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, और वो सरकारी कंपनी में भी केवल AAA रेटेड कंपनियां हैं, तो जिनके डिफॉल्ट करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और खासकर ऐसे वातावरण में, जहाँ पे ऐसे माहौल में जहाँ बॉन्ड फंड के बॉन्ड्स में बहुत सारा नुकसान देखा जा रहा है, या उन्हें किस तरह के कुछ स्ट्रेस देखा जा रहा है, वैसी स्थिति में इस तरह का हाई क्वालिटी का बॉन्ड होना, कम खर्चा होना, और लेकिन इसके दो तीन चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। फिक्स्ड इनकम ऑल्टरनेटिव में ये एक बेहतरीन विकल्प है। 3 साल और 10 साल के टर्म का ये एक तरह से क्लोज्ड एंड स्ट्रक्चर आप मानिए, अगर क्योंकि इसका फायदा तभी, हालांकि आप बेच सकते हैं बीच में, और देखना होगा कि बीच में इंटरिम लिक्विडिटी कैसा होगा, लेकिन अगर आप 3.25 साल के नजरिए से देख रहे हैं तो इसके 2-3 बड़े फायदे हैं। एक तो हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो है, रिटर्न अच्छा मिलेगा, नुकसान की संभावना कम है। रिटर्न अच्छा इसलिए मिलेगा क्योंकि बाकी किसी भी म्यूचुअल फंड से इसका खर्चा सबसे कम होगा। दूसरा, इसमें 4 इंडेक्सेशन मिल पाएगा, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और जब आपको पैसा जो 3.25 साल के बाद मिलेगा, तो इसको कैपिटल गेन्स के तौर पे देखा जाता है, न कि इंटरेस्ट इनकम के तौर पे। जब आप डिपॉजिट करते हैं तो मिलने वाला सालाना इंटरेस्ट आपके लिए टैक्सेबल होता है। और 4 साल का इंडेक्सेशन, क्योंकि आप मार्च के पहले आप लगा रहे हैं, हर फाइनेंशियल ईयर का आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिल पाएगा। तो इंडेक्सेशन के बाद मुझे लगता है कि इसका जो टैक्स इफिशिएंसी है, जो इस पर टैक्स लगेगा, वो बहुत ही मामूली होगा। तो निश्चित आमदनी वाले जितने भी रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं, उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। और इससे भी ज्यादा सुविधाजनक एक छोटे निवेशक के लिए विकल्प, जो कि भविष्य में आएगा और बहुत जल्दी आना चाहिए इस फंड के लॉन्च होने के बाद ही, कि वो एक फंड ऑफ फंड होगा। क्योंकि इसको लगाने के लिए अगर आप बेचना जब चाहेंगे तो थोड़ी असुविधा हो सकती है। उसके लिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, जैसे आप शेयर बेचते हो उस तरह से इस बॉन्ड को बेचना पड़ेगा। उस समय आपको ब्रोकरेज कितना देना होगा, इसकी जानकारी नहीं है। उस समय इसमें खरीद बेच कितने वॉल्यूम में होगा, इसकी भी हमें जानकारी नहीं, ये निर्भर करता है कि ये उम्मीद की जाती है कि बेहतर होगा। जब फंड ऑफ फंड हो जाएगा तो ये एक आप आम ओपन एंड फंड की तरह बड़ी सुविधाजनक तरीके से खरीद और बेच सकते हैं, जो कि मुझे लगता है निवेशकों के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। आपका दूसरा सवाल कि रिटायरमेंट बेनिफिट फंड, जितने भी फंड्स के लॉन्च हुए हैं, 3-4 हैं, वो कैसे विकल्प है? नहीं, मुझे लगता है कि ये नाम के लिए ही एक अच्छा हाइब्रिड सोल्यूशन है। अगर आप एक सिंपल सोल्यूशन चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए, लेकिन वहां पे भी आपको चुनाव करना पड़ता है कि कौन सा वाला प्लान आप चुन रहे हैं, क्योंकि हर एक रिटायरमेंट प्लान 2 या 3 प्लान में आ रहा है, और वो उसमें जब आप चुनाव करते हैं तो और वो चुनाव आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि अगर ये चुनाव आपको करना ही हो, तो अगर आपका रिटायरमेंट 30 साल दूर है, तो कोई भी इक्विटी फंड आपका रिटायरमेंट फंड है, बशर्ते कि आप उसको उस नजरिए से देखें, उस पैसे को छेड़छाड़ ना करें। और 10 साल दूर है तो मुझे लगता है एक बैलेंस फंड भी अच्छा विकल्प होगा। और रिटायरमेंट से 1-2 साल पहले, 3 साल पहले अपनी आमदनी का इंतजाम उसी निवेश से पहले ही कर लेना चाहिए, तो वो आपका रिटायरमेंट प्लान है। मुझे लगता है बहुत कम छेड़खानी किए बिना, बहुत कम एक्शन लेकर के किसी भी फंड से निवेशकों को अपना रिटायरमेंट प्लान जरूर बनाना चाहिए, ना कि उस पर निर्भर करना चाहिए जिसमें कि जिस फंड के ऊपर लिखा हुआ हो। इससे आपके विकल्प बहुत सारे बढ़ जाते हैं, और इसके अलावा रिटायरमेंट प्लान में कोई खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। गुरुग्राम से नवनीत हमारे साथ है। नवनीत, स्वागत है, आपका सवाल पूछें। हाँ नमस्ते वीरेंद्र जी, कल भी मैं CFO सोसाइटी के कार्यक्रम में गया था, आपको सुनने का मौका मिला। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो है कि
हाँ, लार्ज कैप्स में अच्छे रिटर्न मिले हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप इस पर लगभग अछूते रहे हैं मिड कैप फंड में। तो क्या आप ये मानते हैं कि अभी सही समय है मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर फोकस करने का, जहाँ हम लोग आने वाले 1 साल या 2 सालों में अच्छे रिटर्न की अपेक्षा रख सकते हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न जो है वो भारत ईटीएफ के ऊपर है कि क्या इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ अच्छी धनराशि पड़ी हुई है और मैं इसके अंदर 10 साल की अवधि के लिए लगाना चाहता हूँ, तो क्या ये मैं मान सकता हूँ कि मैं जितनी राशि लगाऊंगा उतने का मुझे अलॉटमेंट मिल जाएगा? जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि तो मिल जाएगा, क्योंकि इसमें शुरुआती जो इशू है वो 14,000 करोड़ रुपए का है। तो मुझे नहीं लगता है कि, और उसके अलावा इसमें ग्रीन शू ऑप्शन है, मतलब अगर कुछ ज़्यादा भी पैसा आता है तो वो फंड एक्सेप्ट करेगा। उसके अलावा मुझे लगता है कि ये शुरुआत है, भविष्य में भी इस तरह के इस सीरीज के अगर ये सफल होता है तो बहुत सारे और इस तरह के प्लान्स आते रहेंगे और एक डिफाइंड पीरियोडिसिटी पे आते रहेंगे, तो ये एक फ्लो बन सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे अब ये धनराशि अगर 14,000 करोड़ से ज़्यादा है तो तब मुझे चिंता है, लेकिन अगर आपके पास किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए अगर 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 से 200 करोड़ भी हो तो मुझे लगता है कि लगाने में कोई असुविधा नहीं होगी, वो अलॉटमेंट होना चाहिए। दूसरा कि लार्ज कैप अच्छा किया है, मिड कैप अच्छा नहीं किया है, ये सब बदलता रहता है। जब मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा कर रहे थे तो लार्ज कैप अच्छा नहीं कर रहे थे। लार्ज कैप जब अच्छा कर रहे हैं तो उस समय भी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे हैं। 3-4 स्टॉक्स की वजह से ही हमारा लार्ज कैप इंडेक्स जो कि हेवी रेट्स हैं हमारे इंडेक्स के, 3 कंपनियां खासकर, जिनकी वजह से लार्ज कैप अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी निवेशक अगर 3-4 साल 5 साल का नजरिया रखता है तो उसमें रिटर्न करीब करीब कन्वर्ज हो जाते हैं। कभी लार्ज कैप अच्छा करता है, कभी मिड कैप अच्छा करता है, और इसीलिए मेरी सलाह होती है कि इसको गेस कर पाना बड़ा मुश्किल है। स्मॉल कैप और मिड कैप 1 साल 1.5 साल में कैसा करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि स्मॉल कैप्स के लिए जिस तरह का रिटर्न 2017 में जनरेट हुआ था, अभी शायद समय लगेगा उनको रिवर्स होने में या दोबारा उनमें मोमेंटम आने में, लेकिन उस मोमेंटम के पीछे जब भी कोई चीज़ अच्छा, कोई सेगमेंट अच्छा करता है बाजार का, तो उसके पीछे प्राइमरी कारण ये होता है कि कंपनियां बहुत अर्निंग्स अपना आमदनी बढ़ा रही होती है या बढ़ाने की बड़ी संभावना होती है। जिस वजह से लार्ज कैप के वो जो 3-4 कंपनियां जिनमें की बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, और वो मुझे लगता है कि पूरे बाजार में अभी उस तरह के मोमेंटम के आने की उम्मीद नहीं है। कुछ कंपनियों में खास तौर पर जो बहुत डूब गई थी, वहाँ कोई स्पेशल सिचुएशन बन गया है, बड़ी सस्ती लगने लग गई है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी पूरे बाजार के लिए मुझे लगता है जो कहावत है कि दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि कंपनियों की आमदनी में कोई बहुत भारी बढ़ोतरी, एक जनरल मोमेंटम देखा जाए और ये डाइवर्स हो, वैसा मुझे अभी कुछ नहीं दिखता है। Now we join my next caller, Sushil from Delhi. सुशील जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है, सवाल पूछिए। सर नमस्कार, थैंक यू मार्केट मंत्री की पूरी टीम को, और मेरी शुभकामनाएं सभी व्यक्तियों को जो सीन में हैं, जो माइक पर हैं, जो पीछे काम करते हैं, संडे को भी आते हैं और मार्केट मंत्री को पूरी तरह से सक्सेस करते हैं। ये बहुत बड़ा सर एक प्रोग्राम है आप लोग जो हमें देते हैं, और मैं बड़ा इम्पेशेंटली इसका प्रोग्राम का सर मैं वेट करता हूँ। मेरी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम सबका ये काम है। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी वजह से सर लाखों इन्वेस्टर सर लाखों पति बने हैं सर, ये सबसे बड़ी बात है। जब 93 में कोई भी म्यूचुअल फंड को नहीं जानता था, आपने ये फ्लैग्स उठाया और आज इस चीज को कामयाब किया सर। अपने सवाल मेरे 2 क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन। लास्ट टाइम भी सर मैंने आपको पूछा था कि अगर किसी को अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना हो तो बैलेंस फंड में, सर मैं जानना चाहता हूँ बैलेंस एडवांटेज फंड में और बैलेंस फंड में क्या फर्क रहता है, क्योंकि ICICI का बैलेंस एडवांटेज फंड भी है, बाकी कंपनीज के भी बैलेंस फंड है। एक तो सर मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए प्लीज, और दूसरा मैं सर जानना चाहता हूँ, मैं पिछले 10 साल से फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ओवरऑल 9-9.5% की रिटर्न आती है उसमें, तो क्या ये 9% सफिशिएंट है या इसको मैं बदल करके किसी दूसरे फंड में जा सकता हूँ मैं? बैलेंस फंड और बैलेंस एडवांटेज में अंतर यह है कि बैलेंस फंड करीब 70 से 75% हमेशा इक्विटी में रहता है, बाकी पैसा फिक्स्ड इनकम में रहता है, जिससे आपको स्टेबिलिटी भी मिल पाता है और आप इक्विटी में पार्टिसिपेट भी कर पाते हैं। इक्विटी बाजार में जब भारी गिरावट होती है तो उस तरह का झटका बैलेंस फंड के इन्वेस्टर को नहीं लगता है, जो कि एक शुरुआती निवेशक के लिए बड़ा जरूरी होता है।
भारी बाजार के भारी गिरावट कम समय में होने की वजह से अधिकतर निवेशक चिंतित होकर के बाद अपने निवेश बेच देते हैं और फिर दोबारा कभी नहीं आने की सोचते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज एक तरह का टैक्स क्वर्क था, एक तरह से टैक्स डॉज था। वह टैक्स डॉज नहीं, मतलब हमारे जो टैक्स नियम है वो ये कहते हैं कि इक्विटी का, चूंकि जनवरी 2018 तक इक्विटी पूरी तरह टैक्स फ्री था और बैलेंस फंड का और इक्विटी का डेफिनेशन टैक्स के नजरिए से ये है कि जो भी फंड 65%, 2/3 पैसा इक्विटी में लगा रहता है हमेशा ऑन एन एवरेज, उसे इक्विटी माना जाता है, बाकियों को इक्विटी नहीं माना जाता है। तो बैलेंस फंड इस नजरिए से होते थे। म्यूचुअल फंड कंपनी कुछ चाहती थी कि इक्विटी का एलोकेशन कम हो, लेकिन तब भी उसको इक्विटी का फायदा मिल पाए क्योंकि इक्विटी का टैक्स ट्रीटमेंट कन्वीनियंट था। बैलेंस फंड में जब आप पैसा लगाते थे और तो उससे मिलने वाला सारा रिटर्न पूरी तरह टैक्स फ्री होता था। तो और लेकिन अगर आप कम एलोकेशन करके अगर आप वो टैक्स फ्री फायदा चाहते हैं या आप ज्यादा कुछ ऐसा एलोकेशन करना चाहते हैं जिससे कि आप कभी बढ़ा पाए घटा पाए, इस वजह से म्यूचुअल फंड ने इसका तोड़ निकाला कि 40-50% पैसा आपका इक्विटी में लगा रहेगा, 40-50% पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में लगा रहेगा और बाकी जो 20-25% है, 20-30% वो इक्विटी आर्बिट्राज में लगेगा, जिसका कि टैक्स का ट्रीटमेंट इक्विटी की तरह होता है लेकिन उसका जो अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट का कैरेक्टर होता है वो फिक्स्ड इनकम का होता है। तो ये डोमिनेटली एक फिक्स्ड इनकम फंड भी हो सकता है जिसका ट्रीटमेंट टैक्स के नजरिए से इसको इक्विटी समझा जाता था। वो सब चीज अब खत्म हो गया। मुझे लगता है कि अब इसको बहुत सामान्य तरीके से देखना चाहिए। अगर आप शुरुआती निवेशक हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, भारी गिरावट से डर लगता है, निश्चिंत होकर बैलेंस फंड में लगाइए। उससे आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपको इक्विटी सेविंग फंड में पैसा लगाना चाहिए जिसमें कि 1/3 पैसा ही फिक्स्ड इनकम में लगा रहा है, इक्विटी में लगता है, 2/3 डेट में लगता है, वो और ज्यादा कंजर्वेटिव है। अगर आप किसी भी तरह का बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इक्विटी मार्केट का तो फिक्स्ड इनकम के ढेर सारे विकल्प आपके पास हैं और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को इग्नोर कर देना चाहिए। मुझे लगता है डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन, सिंप्लिसिटी का बड़ा फायदा है। And before we take our next two callers, Satish from Delhi and Mr. Sehgal from Kolkata, we're taking a short break. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टीढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सुन रहे हैं मार्केट मंत्र और चलते हैं हम अपने अगले कॉलर के पास। दिल्ली से सतीश हमारे साथ हैं। सतीश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं आपको 18 साल पूरे करने के लिए मार्केट में को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सर, 18 साल से हम लोगों को आपने जो इकोनॉमिकल क्वालिफाइड बनाया जो आपका बहुत धन्यवाद जी। अपना सवाल पूछें। सर, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और सुनते ही ना इतनी जानकारी हो गई है मार्केट में, सुनते ही इकोनॉमी की। आज आपने सुना किसी भी देश की कोई भी इकोनॉमी, GDP कुछ भी पूछेंगे ना, मैं चुटकी में जवाब। Satish ji, thank you so much for your kind remarks. Please ask your question. All the callers रुके हुए हैं. I'm afraid you lost Satish ji there. We are now joined by Mr. Sehgal from Kolkata. Hello. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आपका प्रोग्राम में स्वागत है, सवाल पूछिए। जी धन्यवाद। I have invested some 1.7 lakhs in a mutual fund, which is a balanced fund, Right. and for the last 4 years, now the return is coming to nearly 8.81%. And this is also subject to long-term capital gain reduction. So do you think I should continue with it or I should go for a fixed deposit or something like that? No, not really, because it depends. I would say that 8.5% which is subject to capital gains tax and only 10% of your capital gains tax, and that too only when you realize it. If you actually mount a withdrawal plan on this, a good part of your withdrawal will come in the form of withdrawal of your own capital. All the gains will still be will remain invested. So I think even on that count, even if you are periodically withdrawing some money from this balanced fund
for your income requirement in your retirement, it will turn out to be far more tax efficient as compared to a fixed deposit where you will get whatever return and it will be subject to annual taxation. And even if you put your even if you choose a cumulative option, you will be liable for paying all the taxes. It will be clubbed with your income. Here you are able to work on a tax deferral. You are not liable to pay any taxes till you withdraw your money. Only a part of the money which you withdraw as part to support your income, assuming that you are able to take out 8% from your balance fund, then I think only 5% of the money, or maybe 8% of the 8% so only 7-8% of the total withdrawal will be subject to taxation, because that will be only the gain component. Rest of the money will come to you in the form of withdrawal of your capital. The remaining capital accumulation on the outstanding investment will not be subject to taxes. So I think on tax efficiency, this 8.5% has come in a time frame. If you are saying 4 years, of which 2 years is virtually a very difficult period. Equities market do well over a period of time, and in between they do very erratically. Of these 4 years, 2 years were very good and 2 years were not so good, I would say, of which 1 year has been horrible. So in that sense, despite that you are able to derive this return without witnessing a very wild movement, I think if this is not the primary source of your income, you should stay put. You should not, because I still find merits of holding a balanced fund for a supplementary income, or even a component of your investment which will be able to provide you inflation protection, because all the fixed income avenues which you have, they are able to protect your capital, but they are not able to beat inflation. And beating inflation in your retirement is a very important objective, because if your capital remains constant, you will end up being poor in 5-10 years from now. And before we take our next two callers, Ramesh Makhija from Mumbai and Mohammad Nazim from Kolkata, here is our second headline story. Beijing suspended additional tariffs on US products that had been due to kick in today after Washington and Beijing announced a major thaw in the trade war on Friday. China's finance ministry today announced that China will suspend the planned addition of 10% and 5% tariffs on some US imports and continue to suspend additional tariffs on US-made autos and spare parts. The move follows US President Donald Trump's cancellation of new tariffs on Chinese products as part of a Phase 1 trade deal. China's Commerce Ministry said on Friday it had agreed with the US mini deal that includes a progressive rollback of tariffs and the protection of intellectual property rights. The two sides have yet to sign the agreement, which represents a major breakthrough in the 21-month standoff between the world's two largest economies. And now we're joined by Mr. Ramesh Makhija from Mumbai. Ramesh, आपका प्रोग्राम में स्वागत है, सवाल पूछिए। सबको नमस्कार सर। मेरा वीरेंद्र जी से एक सवाल है कि इसमें कई बार आप कुछ फंड्स डिस्कस किए हैं, जैसे आदित्य बिरला फ्रंटलाइन, ICICI वैल्यू डिस्कवरी और रिलायंस स्मॉल कैप. Now although these funds are not doing well, you have advised that you can continue in these if you don't need the money now, for long term they are good. Yeah. My question is, if these funds are good and the NAV is now less, can we invest in this? Or if the additional funds are to be invested, they should be in some other funds which have a better star rating as per Value Deal Research. Thank you, sir. Yeah, it's a very difficult question, because the funds which we think should be held for the long term, some of those funds, they may not do well all the time. And all the three funds I have, I like them for a variety of reasons. Value Discovery is liked because it sticks to its principle of looking after relative, or investing in relatively out of favor, potentially good companies, which are currently out of favor, and it never gets distracted, and that is why we find this portfolio. And it is the nature of this fund that for a prolonged period of time it doesn't do well, and over any longer time period the returns look very impressive, which means the returns from this fund is derived at certain periodicity. Birla Sun Life Frontline is something which has done fairly consistently well. It is a well diversified fund. Something did not do very well in the last 1.5 years, and I think that is something to be attributed to any fund. The Reliance Small Cap,
is a completely different story. This is a small cap fund. It was the most small cap, impressive small cap. It is not, and the small cap in general, all the small cap funds are not doing well. They have struggled, and I'm hopeful. Of course, the odds are against this fund a little bit in the sense that it has turned big, which is actually is a reasonable disadvantage for a small cap fund when it gets bigger. This is what is called a winner's curse in the mutual fund arena. That a fund does well, people put more money, and it gets difficult for the fund to perform the way it used to, simply because it's turned too big, looking for too many ideas. And it is particularly more serious in case of small cap funds, because one has to really identify relatively unknown companies and bet on that and hope. And trading, and for mutual fund the odds are even more, because if you are running a fund and where you have to look for making an 50 or 100 crore investment, making that investment and withdrawing it at an appropriate time might cause havoc. It may not be easy. It is, for individual investor, it might still be easy selling your 5 lakh, 10 lakh, 20 lakh position, but selling 50 crore, 100 crore position in a relatively smaller company, a 500 crore company, 1000 crore company might be very difficult. And that itself can be devastating for the fund when it gets into selling itself. So running a small cap is difficult. Running a large small cap is even more difficult. And this fund is facing that difficulty, but it has been a very impressive fund to begin with. It has been a believer. And this whole AMC, asset management company, what is now called Nippon India, what was the erstwhile Reliance Nippon, has made a name for itself by, with its focus on such companies in many of its equity fund. Odds are against it, but it remains a fairly impressive fund. So I would say that yes, these are good funds, and I think all good funds will have bad patches, and that is the time when you should continue investing to optimize your return in such funds. We should well consider it. कोलकाता से मोहम्मद नाजिम हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी, हमको जानना है कि जैसे कॉइन है, वो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बंद हो जाएगा, कि बंद होंगे? क्या बंद हो जाएगा? सिक्के। मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हैं, एक बार दोबारा दोहराएंगे? कॉइन सिक्के बंद हो जाएंगे? ना आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। ये सब एक सिक्का जरूर बंद हुआ था, हमारे यहाँ चवन्नी इनवैलिड हो गया था, लेकिन वो ऑपरेशनल तकलीफों की वजह से रिजर्व बैंक ने उसकी, क्योंकि उसका वैल्यू इतना कम हो गया, ऑपरेट करना मुश्किल है। बाकी किसी सिक्के के बारे में इन अफवाहों में न जाए, और अगर कभी ऐसा होता भी है तो आपको नोटिस दिया जाएगा, बैंक में जाके अपने सिक्के जरूर आपको जमा करने का मौका मिलेगा। जी, दिल्ली से राज हमारे साथ है। राज, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। तो मुझे तो ये जानना था कि मेरे पास पिछले 1 साल से मेरे 2 जगह इन्वेस्टमेंट है। एक है आपका HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, दूसरा ICICI का वैल्यू डिस्कवरी। और ये दोनों ही फंड मतलब पिछले 1 साल से तो मुझे कोई खास परफॉर्मेंस दे नहीं रहे। जी, क्या करें, दोनों ही फंड नहीं कर रहे हैं, और पिछले 1 साल से बाजार भी कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा है, और खासकर वैल्यू डिस्कवरी तो पिछले 2-2.5 साल से नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि जैसे मैं पिछले प्रश्न के संदर्भ में भी आपको बता रहा था कि स्थिति खराब है, लेकिन ये फंड ऐसा ही करता है, कई साल अच्छा नहीं करता है और अचानक बहुत अच्छा करता है, और फायदा उन्हें होता है जो इस तरह के समय में निवेश करते रहते हैं। वैसा ही HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी भी है। चलिए, आज समय इतना ही है। दिलजीत कार्यक्रम में आने और प्रश्न को उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। And before we close, a reminder of the headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman to hold pre-budget consultation with various stakeholders, and China suspension on additional tariffs on US products due to kick in today. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. बट भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आगे चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जाए। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange.